हेलो एवरीवन। आंग्ल मराठा युद्ध की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। पहला वीडियो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जारी किया जा चुका है। आज हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारणों और प्रमुख संधियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच द्वितीय युद्ध शुरू हुआ, जिसमें मराठा सरदार सिंधिया तथा भोसले की निर्णायक पराजय हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के क्या कारण थे, उनमें आज हम क्रमशः पढ़ते हैं। सबसे पहला, लॉर्ड वेलेज़ली की विस्तारवादी नीति। इस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो लॉर्ड वेलेज़ली था और काफ़ी विस्तारवादी था। उसकी प्रसिद्ध नीति थी सहायक संधि प्रणाली। वह भारत में अंग्रेजी कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, अतः वह मराठों की शक्ति का दमन करके भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार करना चाहता था। मराठा संघ में फूट। 13 मार्च 1800 ईस्वी को मराठा सरदार नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तथा उसकी मृत्यु के पश्चात मराठा संघ में फूट पड़ गई। दौलत राव सिंधिया तथा जसवंत राव होलकर दोनों ही पेशवा तथा पूना दरबार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया का पक्ष लिया तथा जसवंत राव होलकर के भाई बिठूजी होलकर का वध करवा दिया। इस पर जसवंत राव होलकर बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने 1802 में पूना पर आक्रमण कर दिया तथा सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। पेशवा भागकर बसीन के द्वीप में अंग्रेजों की शरण में चला गया। बसीन की संधि, और उसने वहां पे जाके अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि कर ली। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेज़ली से सहायता लेने की प्रार्थना की। उसने लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया, जिस पर अंग्रेज उसकी सहायता करने को तैयार हो गए। 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के बीच एक संधि हो गई, जिसे बसीन की संधि कहा जाता है। इसकी शर्तें निम्नलिखित है। पेशवा ने अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार कर लिया। पेशवा ने अंग्रेजी सेना के खर्चे के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक देना भी स्वीकार कर लिया। पेशवा अंग्रेज विरोधी विदेशियों को अपने राज्य में नहीं रखेगा। पेशवा अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि अथवा पत्र व्यवहार नहीं करेगा। निजाम तथा गायकवाड़ की झगड़ों में पेशवा अंग्रेजों को मध्यस्थ बनाएगा। बसीन की संधि अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस संधि द्वारा अंग्रेजों ने मराठों के सम्मान तथा स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथ में बेच दिया था। सिडनी ओवन का कथन है कि इस संधि ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी कंपनी को भारत का साम्राज्य दिला दिया। इस संधि के कारण अंग्रेजों तथा मराठों के बीच में युद्ध अनिवार्य हो गया, क्योंकि लॉर्ड वेलेज़ली को मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। बसीन की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने 13 मई 1803 को बाजीराव को पुनः पूना में पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया, परंतु अनेक मराठा सरदारों ने बसीन की संधि का विरोध किया। सिंधिया तथा भोसले ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना लिया, परंतु होलकर ने इस संयुक्त मोर्चे से मिलने से इनकार कर दिया। गायकवाड़ भी तटस्थ रहा, अतः सिंधिया तथा भोसले ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इस पर लॉर्ड वेलेज़ली ने 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घटनाएं। भोसले की पराजय। अगस्त 1803 में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। 12 अगस्त 1803 को अंग्रेजी सेनाओं ने अहमदनगर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात 23 सितंबर 1803 को अंग्रेजों ने संधियों सिंधिया तथा भोसले की संयुक्त सेनाओं को असाई नामक स्थान पर पराजित किया।
भोसले को असीरगढ़ तथा अरगांव नामक स्थानों पर पराजित होना पड़ा। अतः विवश होकर भोसले को 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसे देवगांव की संधि कहा जाता है। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803। इस जो संधि थी उसकी जो शर्तें हैं निम्नलिखित हैं। भोसले ने कटक का प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिया। भोसले ने वर्धा नदी के पश्चिम का प्रदेश भी अंग्रेजों को सौंपना स्वीकार कर दिया। भोसले ने नागपुर में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि वह अंग्रेज विरोधी लोगों को अपने राज्य में नहीं रखेगा। निजाम तथा पेशवा के साथ होने वाले झगड़ों में भोसले अंग्रेजों को मध्यस्थ बनाएगा। उत्तरी भारत में सिंधिया की पराजय। उत्तरी भारत में सिंधिया को अनेक स्थानों पर पराजय का मुख देखना पड़ा। सितंबर 1803 में जनरल लेक ने सिंधिया को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट शाह आलम को अपने संरक्षण में ले लिया। शीघ्र ही अंग्रेजों ने आगरा पर भी अधिकार कर लिया। नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने लसवाड़ी नामक जगह पर सिंधिया की सेना को बुरी तरह से पराजित किया और अंत में 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसे सुरजी अर्जन गांव की संधि कहा जाता है। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। 30 दिसंबर 1803 को यह संधि हुई। सिंधिया ने गंगा यमुना के मध्य का प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिया। उसने जयपुर, जोधपुर तथा गोहद पर अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। सिंधिया ने अहमदनगर, भड़ोच तथा बुंदेलखंड का कुछ भाग भी अंग्रेजों को सौंप दिया। सिंधिया ने वेलेजली की सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। उसने पेशवा, निजाम तथा गायकवाड़ पर अपने समस्त दावे को त्याग दिया। होलकर से युद्ध। 1803 में अंग्रेजों तथा होलकर के बीच में युद्ध हुआ, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। होलकर द्वारा सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार न करना। यद्यपि पेशवा बाजीराव द्वितीय, सिंधिया तथा भोसले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर चुके थे, परंतु होलकर ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों का विरोध करना जारी रखा। अतः अंग्रेजों ने होलकर की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया। होलकर द्वारा जयपुर राज्य पर आक्रमण करना। जब होलकर ने जयपुर राज्य पर आक्रमण करके वहां लूटपाट की तो अंग्रेज बड़े नाराज हुए, क्योंकि जयपुर राज्य उनका मित्र राज्य था और होलकर को दंडित करने का निश्चय कर लिया। युद्ध की घटनाएं। 16 अप्रैल 1804 को अंग्रेजों तथा होलकर के बीच में युद्ध छिड़ गया। होलकर ने कोटा के निकट मुकुंदरा नामक स्थान पर अंग्रेज सेनापति कर्नल मॉनसन को बुरी तरह से पराजित किया और उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, किंतु उसे दिल्ली में सफलता नहीं मिली। नवंबर 1804 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने होलकर को डीग तथा फर्रुखाबाद नामक स्थानों पर पराजित किया। होलकर भागकर पंजाब चला गया। अतः इस युद्ध में होलकर की शक्ति को पूरी तरह से नहीं कुचला जा सका। चूँकि भरतपुर के राजा ने होलकर की सहायता की थी, इस कारण अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया और दुर्ग पर घेरा डाल दिया। उसने 4 बार दुर्ग को जीतने का प्रयास किया, परंतु उसे असफलता मिली। इन असफलताओं के कारण लॉर्ड वेलेजली को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उन्हें मराठों से अनेक प्रदेश प्राप्त हुए, जिससे भारत में अंग्रेजी राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। इस युद्ध ने मराठों की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचाया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप स्वयं पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए तथा सिंधिया और भोसले जैसे प्रमुख मराठा सरदारों की शक्ति बुरी तरह से कुचल दी गई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेजों की शरण में आ गए। दक्षिणी भारत से फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818। पेशवा बाजीराव द्वितीय से युद्ध। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र होना चाहता था। उसने होलकर, सिंधिया, भोसले आदि से गुप्त रूप से पत्र व्यवहार किया। जून 1817 में अंग्रेजों ने पेशवा को एक नई संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, जिसके अनुसार पेशवा ने मराठा का नेतृत्व त्याग दिया तथा सहायक सेना के खर्चे के लिए 33 लाख रुपए वार्षिक आय के भूभाग उसे अंग्रेजों को सौंपने पड़े। इस पर पेशवा ने विद्रोह कर दिया और 5 नवंबर 1817 को उसने पूना की अंग्रेज रेजिडेंसी पर आक्रमण कर उसे आग में फूंक दिया। रेजिडेंट एल्फिस्टन जान बचाकर भाग गया तथा उसे किरकी नामक छावनी में शरण लेनी पड़ी। परंतु कुछ समय पश्चात कोरेगांव तथा अष्टी के युद्धों में पराजित होकर जून 1818 में पेशवा ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पूना की संधि उसे 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया। पेशवा का अधिकांश राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया तथा शेष सतारा की गद्दी पर शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को बिठाया गया। ये पेशवा के साथ पुणे की संधि की गई और उसे बिठूर भेज दिया गया। भोसले तथा होलकर का दमन। 1817 में अंग्रेजों ने नागपुर के अप्पा साहेब भोसले को सीतावल्दी नामक स्थान पर पराजित कर दिया तथा अप्पा साहब भोसले जान बचाकर जोधपुर की ओर भाग गए, जहां 1840 में उनकी मृत्यु हो गई। 1817 में अंग्रेजों ने होलकर को महिंदपुर नामक स्थान पर पराजित कर दिया। अतः 6 जनवरी 1818 को होलकर ने भी अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि कर ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम। इस युद्ध ने मराठों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचाया। पेशवा, अप्पा साहेब भोसले, होलकर, गायकवाड़ आदि ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अब मराठा शक्ति का सूर्य अस्त हो गया। मराठा संघ छिन्न भिन्न हो गया। भारत में अंग्रेजी कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो गई। अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था। राजपूत राज्यों से मराठों का प्रभाव समाप्त हो गया तथा राजपूत राज्य मराठों के प्रभुत्व से निकलकर अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कंपनी के राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। मराठा सरदारों के अनेक प्रदेश अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए। अब हम उन कारणों पे चर्चा करेंगे कि मराठों का पतन होने के क्या कारण थे या फिर अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की असफलता के क्या कारण थे। 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण से ही मराठों ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य के भग्नावशेषों पर अपनी शक्ति संगठित कर वे शीघ्र ही भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई बन गए। उन लोगों ने मुगलों को अपदस्थ कर हिंदू पदपाशाही का भी स्थापना करने की चेष्टा की, परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध में उनकी करारी हार ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। फिर भी मराठे हताश नहीं हुए और उन्होंने अपने आप को संगठित कर अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में भी वो असफल हुए। उनके निम्नलिखित कारण थे। मराठा सरदारों का असंगठित होना इनका सबसे प्रमुख कारण था। उनमें फूट और एकता का अभाव था। ये जो मराठा मंडल के सदस्य होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ यद्यपि पेशवा को अपना प्रमुख मानते थे और मराठा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, तथापि ये जब भी मौका पड़ता था वो साम्राज्य की रक्षा के बदले व्यक्तिगत हितों एवं स्वार्थों पर अधिक ध्यान देते थे। दूसरा, प्रशासनिक दुर्व्यवस्था। मराठों के पतन का दूसरा जो कारण हम गिना सकते हैं, उनकी प्रशासनिक दुर्बलता थी। शिवाजी ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली थी, परंतु
उनके अयोग्य उत्तराधिकारी इस व्यवस्था को न तो बनाए रख सके और न ही स्वयं की कोई दूसरी व्यवस्था कायम रख सके। उनका अधिकांश जो टाइम था, समय था, वो है युद्ध और लूटपाट में ही जाता था। इस वजह से नागरिक शासन व्यवस्था, शांति, सुरक्षा, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास की तरफ मराठों का आवश्यक ध्यान नहीं गया या वो ध्यान नहीं दे पाए। जनता से, शासन से उनका कोई सीधा सीधा संबंध नहीं था। योग्य नेताओं का अभाव। प्रारंभ में मराठों के बीच अनेक साहसी और प्रतिभा संपन्न नेता हुए जिन्होंने अद्भुत शक्ति का योगदान दिया। उन लोगों ने मराठों में राष्ट्रीयता की भावना जगाकर उन्हें संगठित किया, जैसे बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, योग्य पेशवा, मल्हारराव होलकर, सदाशिव राव, महाजी सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर, नाना फडणवीस जैसे महत्वपूर्ण नेताओं ने भूमिका निभाई। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठों में योग्य नेतृत्व का अभाव हो गया। मराठा सरदारों की आपसी प्रतिस्पर्धा इनके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उच्च आदर्शों का परित्याग। शिवाजी ने चारित्रिक बल, साहस, संयम, कर्मठता के आधार पर महाराष्ट्र के लोगों को एक राष्ट्र और मराठा जाति के रूप में संगठित हो गया। बाद में धीरे धीरे ये भोग विलास, षड्यंत्र और स्वार्थ में डूब गए और इनकी जो जीवन शैली थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। देशी शक्तियों के सहयोग का अभाव। मराठों की नीति के चलते उन्हें तत्कालीन देशी शक्तियों का मुसीबत के समय कोई भी सहयोग नहीं मिला। राजपूत रियासतों के साथ शत्रुता। राजपूत 18वीं शताब्दी में भी भारतीय राजनीति की एक प्रमुख शक्ति थे। प्रारंभिक मराठा शासकों ने उनके महत्व को समझकर उन्हें सदैव अपना मित्र बनाए रखा, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के समय से ही इस नीति में परिवर्तन आ गया और मराठा सरदारों ने राजपूतों से जबरदस्ती चोट वसूला और लूटपाट की। इस वजह से राजपूत उनके धीरे धीरे दुश्मन होते गए। उन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया, उल्टे अंग्रेजों का साथ दिया। सैनिक दुर्बलताएं। मराठों के पतन के लिए उनकी दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी उत्तरदायी हो सकती है। मराठों ने छापामार रणनीति को छोड़कर यूरोपीय पद्धति अपना ली थी, परंतु इसमें वे अभी दक्ष नहीं हो सके थे। अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध नीति अंग्रेजों के मुकाबले कमजोर पड़ गई थी। गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। सैन्य दुर्बलता के साथ ही मराठों की गुप्तचर व्यवस्था भी कमजोर थी। उन्हें अंग्रेजों की सैनिक कार्रवाइयों का पता नहीं लग पाता था। इसके विपरीत अंग्रेज मराठों की प्रत्येक सैनिक गतिविधि, यहाँ तक कि उनकी सेना की संख्या, अस्त्र शस्त्र की पूरी जानकारी रखते थे। दुर्बल अर्थव्यवस्था। मराठा राज्यों की दुर्बलता का एक प्रधान कारण ये था कि मराठों ने अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने का कभी उपाय नहीं किया। उन्होंने कृषि, उद्योग या व्यापार के विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया। अन्य कारणों में मराठों के पतन में सहयोग भी दिए, जैसे उनके सामने अंग्रेजों की तरह साम्राज्य कायम करने का कोई उद्देश्य नहीं था। वे सुरक्षात्मक युद्ध ही लड़ रहे थे। उन्हें यथेष्ट भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं था। ऐसी परिस्थितियां उनके लिए जानलेवा सिद्ध हुई और शीघ्र ही वे पतन की ओर चले गए। इस प्रकार आंग्ल मराठा युद्ध में अंततः अंग्रेजों की जीत हुई। नमस्कार।